Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of entrepreneurship and entrepreneurial marketing. We were studying the chapters of handling new ventures strategically और इस चैप्टर के अंदर आज हम थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे कि न्यू वेंचर्स को किस तरह से स्ट्रेटेजिकली हैंडल किया जाता है। और हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ मॉडल्स को स्टडी किया था, हमने ऑटोनोमस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को स्टडी किया था, हमने इंड्यूस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर को स्टडी किया था। हमने और बहुत सी न्यू वेंचर से रिलेटेड और उनकी स्ट्रेटेजिक हैंडलिंग से रिलेटेड जो है वो बातें और चीज़ें स्टडी की थी। तो अब हम मज़ीद इस चैप्टर में हमने इनोवेशन को डिस्कस किया था, इनोवेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था कि किस किस लेवल पे इनोवेशन एग्जिस्ट करती है या कर सकती है। तो अब हम देख लेते हैं इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट कि हैंडलिंग न्यू वेंचर स्ट्रेटेजिकली, और इसके अंदर फर्दर हम एक मॉडल को देखेंगे और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। So let's move on. Creating value through internal innovation process. प्रोडक्ट्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स हों या सर्विसेज हों, उसके अंदर वैल्यू को क्रिएट करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखें, एक तो बेसिक प्रोडक्ट होती है या एक बेसिक सर्विस होती है, लेकिन अगर उसके अंदर आप कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड करते हैं जो कि कस्टमर्स को इंटाइस करती है या कस्टमर्स को मोटिवेट करती है, कस्टमर्स आर हैप्पी टू सी दैट इनोवेशन, तो आपकी जो यहाँ जो वैल्यू आप उसके अंदर ऐड करते हो कस्टमर्स की डिमांड्स को देख के, नीड्स को, वांट्स को देख के, तो वो कस्टमर के माइंड में बहुत ज़्यादा जो है वो उस चीज़ का जो है एक ब्रांड का या प्रोडक्ट का या ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज क्रिएट होता है जो पॉजिटिव इमेज होता है। और वो पॉजिटिव इमेज क्रिएशन जो है हर बिजनेस की आइदर जो है वो एक स्टार्टअप हो, एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट हो या एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, तो हर बिजनेस की जो है वो ये डिमांड होती है या हर बिजनेस की एक ज़रूरत होती है, एक ड्रीम होता है कि जो कस्टमर के माइंड में है उस बिजनेस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्प्रेशन जो है वो कस्टमर के माइंड में मौजूद हो। लेकिन ये जो वैल्यू एडिशन है ये ना सिर्फ इन्वायरमेंटल एनालिसिस से आ सकता है बल्कि इंटरनल इनोवेशन प्रोसेस से भी आ सकता है, विच मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इस किस्म के कल्चर को प्रमोट किया जाए, इस किस्म की वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो करंटली काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में, तो वो ही एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को या एंटरप्रेन्योरल प्रोसेसेस को, एंटरप्रेन्योरल कल्चर को जो है वो प्रमोट करें। और यही चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन में भी काम आ सकती हैं। इस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में या इंटरनल इनोवेशन के प्रोसेस में आप जो है वो 4 बॉक्सेस देख सकते हैं। क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स इंटरनल इनोवेशन का प्रोसेस का पार्ट है और बहुत ही इफेक्टिव पार्ट है, और क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स के थ्रू ही प्रोडक्ट जो है इनोवेशन तक पहुंचती है और एक इफेक्टिव इनोवेशन हो सकती है। ये कमर्शलाइजेशन में हेल्प कर सकती है, प्रोडक्ट की डिफरेंट आइडियाज ला सकती है, पैरेलल वे में जो है वो बहुत सारे काम और बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं। तो ये क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है। अच्छा, इसी तरह जो है वो क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू इनोवेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के थ्रू ही जो है वैल्यू क्रिएट होती है और इनोवेशन आती है। फैसिलिटेटिंग इंटीग्रेशन और इनोवेशन, क्रॉस जो टीम्स हैं, क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्रेन्योरल कल्चर है उनकी इंटीग्रेशन से, विच मीन्स के उनके वन यूनिट काम करने से, एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज की शेयरिंग से, एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप के थ्रू जो वैल्यू क्रिएट करने का प्रोसेस है इनोवेशन में, वो भी फास्ट अप होता है। इसी तरह एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीईओज हैं, अगर उनका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है, विच मीन्स दे आर रेडी टू प्रमोट द न्यू स्किल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यूनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका अगर माइंडसेट इस तरफ है एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट in the entrepreneurial processes, they are ready to dedicate the resources, they are ready to motivate the employees to bring the new ideas. So तो क्या होगा कि वो इनोवेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होंगे और
इफेक्टिव क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होंगे। तो ये सारी चीज़ें यू कैन सी के एरोज आपस में इंटर रिलेटेड है, विच मीन्स कि हर जो एक पॉइंट है या हर जो एक बॉक्स है उसकी इनपुट दूसरे बॉक्स में जाती है। जैसा अगर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट मौजूद है फर्म के टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो वो क्रॉस फंक्शनल डेवलपमेंट टीम्स के अंदर ट्रांसफर होगा और वो वैल्यू क्रिएशन उसके अंदर मौजूद होगी। इसी तरह अगर एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकर्स का, तो क्या होगा कि इंटीग्रेशन होगी, एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज क्रिएट होंगी, और वैल्यूज क्रिएट करने से क्या होता है कि आपकी इंटरनल इनोवेशन या वैल्यू क्रिएशन होती है। Cooperative strategies for entrepreneurship and innovation. Firms may need to cooperate and integrate knowledge and resources to successfully commercialize innovations. Firms को ज़रूरत पड़ती है जब वो अपनी प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करना चाहती हैं, या फर्म्स अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहती हैं, मैस मार्केट के अंदर डालना चाहती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, तो फिर उनको क्या ज़रूरत होती है कि वो कोऑपरेट करें भी और इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि दूसरे जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ या कमर्शियलाइजेशन के डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें, अपने नॉलेज को इंटीग्रेट करें और रिसोर्सेज की सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या रिसोर्सेज को सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या रिसोर्सेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया जाए कि जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसकी इफेक्टिव कमर्शियलाइजेशन हो सके। तो जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन सबको आपस में एज अ वन यूनिट इन एन इंटीग्रेशन इन एन कॉपरेशन काम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कमर्शियलाइज द इन्वेंशन। Entrepreneurial new venture firms may need investment capital and distribution capabilities. अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विस को या अपनी इन्वेंशंस को कमर्शियलाइज करना चाहती है, तो फिर उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ की, विच मीन्स कि उनको अपनी प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए कि उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, कैपिटल बनाया जाए, तो और क्या चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोडक्ट बन जाती है तो उस प्रोडक्ट की इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि उन लोगों तक, उन टारगेट मार्केट तक जिनके लिए वो प्रोडक्ट इंटेंडेड था, बनाया गया था, उन तक वो चीज़ पहुंच सके। More established companies may need new technological knowledge possessed by newer entrepreneurial firms. More established companies may need a new technological knowledge. जितनी भी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं वो जाहिर है कि उन ऑर्गेनाइजेशन में या उन कंपनीज में ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या ओल्ड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओल्ड मेथड्स ऑफ मार्केटिंग जो है वो राइज हो चुके होते हैं, वो चल रहे होते हैं। तो जितनी इस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, जितनी पुरानी कंपनी होती है, उतना ही उसको मजीद टेक्नोलॉजिकल और मजीद नॉलेज सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि न्यू एंटरप्रेन्योरल फर्म्स के पास होती है, क्योंकि जो न्यू एंटरप्रेन्योरल फर्म्स होती हैं वो न्यू नॉलेज के साथ, न्यू फ्रेश ब्लड के साथ आ रही होती हैं। तो क्या है कि उनको जो है इतनी वो टेक्नोलॉजिकली साउंडनेस उनको नहीं रिक्वायर्ड होती जितनी इस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स को रिक्वायर्ड होती है। न्यू एंटरप्रेन्योरल फॉर्म्स को क्या रिक्वायर्ड होता है, उनको कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, और इस्टेब्लिश्ड को क्या रिक्वायर्ड होता है, टेक्नोलॉजिकल साउंडनेस। To innovate through a cooperative relationship, firms must share their knowledge and skill. अगर फर्म्स जो है एक कोऑपरेटिव स्किल्स के साथ इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, या फर्म्स जो हैं वो चाहती हैं कि इन कोऑपरेशन, इन इंटीग्रेशन जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो बनाया जाए, टू इनोवेट थ्रू कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, कि हर फर्म के अंदर जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं वो इन कोऑपरेशन एक दूसरे से काम कर रहे हों, तो फिर क्या करना होता है कि फर्म्स को और सब डिपार्टमेंट्स जितने भी एक फर्म के अंदर काम कर रहे हैं उनको रेडी रहना होता है, या उनको अपने आप को इतनी ओपन माइंडेडनेस रखनी होती है कि वो अपने तमाम तर नॉलेज को और स्किल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो इस स्लाइड के अंदर तमाम तर क्या बात मौजूद थी कि कोऑपरेशन के थ्रू ही एक अच्छी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आ सकती है। अगर फर्म्स के तमाम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑपरेशन मौजूद नहीं होगी, इफ दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद ईच अदर, if they are not ready to work in integration with each other as a one unit, or if they are not ready to work towards a common goal, then what may happen is that the firm may not be able to
प्रोड्यूस एज मच इफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस एज इट कैन बी। और फिर क्या है कि अगर अच्छी जो है इनोवेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूस नहीं होगी, अच्छे एंटरप्रेन्योरल आइडियाज नहीं आएंगे, तो फर्म जो है वो पीछे उसी तरह लैगर्ड की तरह या उसी तरह लैक ऑफ नॉलेज की तरह चलती रहेगी। एक्विजिशंस टू बाय इनोवेशन। एक्विजिशंस का नाम आपने पहले सुना होगा, लेकिन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि एक्विजिशन होती क्या। एक्विजिशन मीन्स कि जब एक फर्म किसी दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है विद ऑल इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो एक्विजिशन जो है वो इसको कहा जाता है कि किसी एक फर्म किसी दूसरी फर्म को एक्वायर कर ले या बाय कर ले, और उस एक्विजिशन के अंदर सब की सब चीज़ें एक्वायर हो जाती हैं। उसकी टेक्नोलॉजी भी एक्वायर हो जाती है, उसके एम्प्लॉयज़ भी एक्वायर हो जाते हैं, उसके डेट्स भी, लोन्स भी एक्वायर हो जाते हैं। तो जस्ट एक कंपनी को एज इट इज रनिंग फॉर्म में एक दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती है। तो क्या है कि एक्विजिशन जो है वो इनोवेशन को खरीदने का भी एक उसको जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने का भी एक तरीका बन सकता है, क्योंकि जिस फर्म को आप एक्वायर करेंगे उसके अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगे। तो क्या होता है कि आप उसको एक्वायर करते हो तो आपकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो इंक्रीज हो जाती है और फर्म का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। अच्छा, एक्विजिशन रैपिडली एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइन। ऑफ कोर्स जिस कंपनी को आप एक्वायर करते हो उनकी अपनी एक प्रोडक्ट लाइन होती है, और आप जब उस प्रोडक्ट लाइन को एक्वायर कर लेते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है या आपकी प्रोडक्ट लाइन्स हैं वो भी नेचुरली खुद ब खुद एक्सटेंड कर जाती हैं। इंक्रीज द फर्म्स रेवेन्यूज। जब आपकी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज हो जाती हैं, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा मार्केट में जा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये एक नोन फैक्टर है, ये एक एविडेंट चीज़ है कि आपका जो रेवेन्यू है फर्म का वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। A key risk of acquisition is that a firm may substitute the ability to buy innovations for an ability to produce innovation internally. एक्विजिशन का जो एक प्रॉब्लम हो सकता है वो ये हो सकता है कि फर्म जो है वो क्या करे कि इनोवेशन को बाय कर ले। ठीक है, फर्म की जो कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस इनोवेशन वो सब्सटीट्यूट हो जाए या वो तब्दील हो जाए फर्म की इनोवेशन खरीदने की कैपेबिलिटीज के साथ। जिस तरह से पाकिस्तान में जो है अपनी जैज और वारिद की एक्विजिशन का सुना था, एक्वायर के पता नहीं किसने किसको भी एक्वायर किया, जैज ने वारिद को या वारिद ने जैज को। तो क्या किया कि उन्होंने दूसरे की तमाम तर कैपेबिलिटीज के साथ उसको एक्वायर कर लिया या उसको खरीद लिया। तो फिर क्या है कि उनकी जितनी भी इनोवेशन की चीज़ें थी या जो टेक्नोलॉजी थी या जो R&D डिपार्टमेंट था वो भी जो है दूसरी कंपनी के पास चला गया, और फिर क्या है उन्होंने वो इनोवेशन को खरीद लिया या उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को खरीद लिया, बजाय इसके कि वो जो है एबिलिटी कि वो प्रोड्यूस करते इनोवेशन को इंटरनली, दे बॉट द इनोवेशन। फर्म्स में लूज इंटेंसिटी इन R&D एफर्ट। जैसे मैंने अभी बात की है कि एक्विजिशन से क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग फर्म जो है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एफर्ट्स में, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट को लूज कर देती है, इंटेंसिटी को लूज कर देती है, और फिर जो है वो खुद उस तरह से काम नहीं कर रही होती, जब बल्कि फोकस कर रही होती है जस्ट इनोवेशन को बाय करने में। सेकेंडली, फर्म जो है इस एबिलिटी को भी लूज कर दी थी कि अपने नाम से पेटेंट्स प्रोड्यूस करें या खुद इतनी एफर्ट करे कि खुद अपने जो है पर्सनली पेटेंट्स को प्रोड्यूस करे, जबकि सब उसकी जो फोकस होती है या जो दारोमदार होता है वो एक्विजिशन पे चला जाता है। कैपिटल फॉर एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स। कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट या पैसा, और कैपिटल जो है अगर एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स के लिए कहाँ से आता है या कैसे अरेंज किया जा सकता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ऑफकोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने जो है स्टार्ट से ही इस चीज़ को जो है एम्फोसिस किया कि कैपिटल इज इम्पोर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स। वेंचर कैपिटल फर्म्स। सबसे जो है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स इज वेंचर कैपिटल फर्म्स। वेंचर कैपिटल फर्म्स वो फर्म्स होती हैं या वो कैपिटल फर्म्स होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं न्यू बिजनेसेस को या स्टार्टअप्स को, ताकि वो एक न्यू उनकी जो है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकें और उनका जो काम है वो रुक ना सके। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर अकुवत है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और भी बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इवन विमेन हैं, हाउस होल्ड वाली विमेन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको किसी न किसी तरह से जो है वो कर्जा दिया जाता है।
अच्छा, वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या करती हैं? सीक हाई रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वेंचर कैपिटल फर्म्स अपना पैसा किस तरह से इन्वेस्ट कर रही होती हैं? औरों पे लगा रही होती हैं, दूसरों के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो हाई रिटर्न को सीख करते हैं, विच मीन्स कि वो ज़्यादा जो है वो पे बैक मार्जिन के साथ लोगों को कर्जा दे रहे होते हैं। वैल्यू कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर और द ह्यूमन कैपिटल इन द फर्म। क्या होता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स जो हैं वो क्या करती हैं? वैल्यू कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर और ह्यूमन कैपिटल इन द फर्म। किस चीज़ को वैल्यू करती हैं, किस चीज़ को कदर देती हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो कि उनसे इन्वेस्टमेंट सीख करने आया है या उनसे रिसोर्सेज लेने आया है, उसके अंदर कितनी कॉम्पिटेंस मौजूद है। ऑफ कोर्स जो वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं वो प्रपोजल्स को देख के और एंटरप्रेन्योर के कॉन्फिडेंस को देख के, उस एंटरप्रेन्योर की मोटिवेशन को देख के और प्रपोजल के अंदर जितनी इनोवेशन की जितनी उसके अंदर जान है, जितनी स्ट्रेंथ है, उसको देख करके जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं या पैसा प्रोवाइड करती हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि वेंचर कैपिटल फर्म्स दे वैल्यू, विच मीन्स वो बढ़ोतरी देती हैं कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। और जितना एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंट होगा या जितना मोटिवेटेड होगा, और द ह्यूमन कैपिटल इन द फर्म। प्लेस वेट ऑन द एक्सपेक्टेड स्कोप ऑफ द competitive rivalry the firm is likely to experience। और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स का ज़्यादातर कंसर्न क्या होता है कि जिस बिजनेस में आप काम करने जा रहे हो उसमें ऑलरेडी कितने राइवल्स मौजूद हैं या उसका कंपटीशन कितना है। एवेल्युएट डिग्री ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द मार्केट एड्रेस्ड। जिस मार्केट में कोई ऑर्गेनाइज जो एक एंटरप्रेन्योर है वो एक न्यू वेंचर स्टार्ट करने जा रहा है, वो कितनी इनस्टेबल मार्केट है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई एंटरप्रेन्योर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो जो है कदरे स्टेबल मार्केट है। लेकिन इसी तरह अगर कोई जो है वेंचरिस्ट जो है वो फॉर इंस्टेंस लैंड मार्केट में या रियल एस्टेट में जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो कदरें जो है वो फ्लक्चुएट करती है मार्केट। इसी तरह अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो स्टॉक जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। तो ये सब के सब पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर अ वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म। Creating value through strategic entrepreneurship. Newer entrepreneur firms often are more effective than larger firms in identifying opportunities। जितनी कोई फर्म जो है न्यू होगी या एक नए ज़माने में नई टेक्नोलॉजी नए ज़माने में आएगी, जितना वो रिसेंट कोई फर्म होगी, जितनी स्मॉलर इन एज कोई फर्म होगी, वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होती है या उसकी ज़्यादा जो है वो रिसर्च मौजूद होती है एक मार्केट को पढ़ने में या उस मार्केट को स्टडी करने में। लार्जर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स ऑफन हैव मोर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटीज। जितनी बड़ी और वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने ज़्यादा रिसोर्सेज क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉयट करने पे लगा सकती हैं, लेकिन उनके पास ऐसा मार्केट की आइडेंटिफिकेशन का नॉलेज या मार्केट के पास उनके पास इतनी स्किल मौजूद नहीं होती जितनी एक न्यू एंटरप्रेन्योर फर्म के पास हो सकती है। Firm can be simultaneously entrepreneurial and strategic regardless of their size and age। बिल्कुल, फर्म जो है एक entrepreneurial फर्म भी हो सकती है, प्लस वो फर्म एक स्ट्रेटेजिक फर्म भी हो सकती है जो कि एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी की तरह काम करे। और वो इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि कोई फर्म लार्ज है स्मॉल है, ये नहीं कह सकते कि जितनी स्मॉल होगी उतनी एंटरप्रेन्योरल होगी, जितनी लार्ज होगी उतनी स्ट्रेटेजिक होगी। तो ये दोनों चीज़ें भी, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक जगह या एक फर्म में पाए जा सकते हैं। To be entrepreneurial firm must develop an entrepreneurial mindset among managers and employees, emphasize the development of their resources, especially human and social capital, seek to enter and compete in the international markets। अगर कोई फर्म अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योरल फर्म जो है मनवाना चाहती है तो उसको क्या करना है, डेवलप एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। उसको एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनाना है, ना सिर्फ एम्प्लॉयज के अमंग बल्कि मैनेजर्स के अमंग। एम्फसिस द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज स्पेशली ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल। उसको क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसिस करना है, ह्यूमन और सोशल कैपिटल के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। सीक टू एंटर एंड कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। उसको सिर्फ एक लोकल मार्केट के तक अपना स्कोप नहीं रखना, बल्कि उसको अपने स्कोप को एक्सटेंड करना है और इंटरनेशनल मार्केट तक स्कोप अपना लेके जाना है। एंटरप्रेन्योरल फर्म्स कैन अचीव competitive advantages and create value for their customers। एंटरप्रेन्योर फर्म्स को क्या करना चाहिए, या एंटरप्रेन्योर फर्म्स को क्या कर सकती हैं, दे कैन अचीव
competitive advantages and create value for their customer and shareholders. अगर entrepreneur firm जो है इन सब steps का ख्याल रखेगी, जिसके अंदर जो है एक mindset की क्रिएशन की तरफ भी वो फोकस करेंगे, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी जो है वो एम करेंगे जाने के लिए, तो क्या होता है कि फिर ही वो अचीव कर सकते हैं वो तमाम तर एडवांटेजेस और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए. So this is all from the chapter of strategic handling the new venture strategically, and if you have any question you can contact me. Jazakallah.